अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग दुनिया में जहाँ भी मौजूद हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी बेहतर गुजर रही है। पिछले कुछ दिनों से तबीयत नासाज है। आप दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे यानी सैयद और मैर अली को, मेरी फैमिली को, मेरे सब्सक्राइबर्स को, तमाम मुसलमानों को सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे और हमारे कामों में आसानियाँ फरमाए। अगर आप में से किसी ने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले हम आज की बहुत ही हॉरिफिक कहानी की तरफ बढ़ें। अगर आप में से किसी ने भी इस ऑडियो टेप को लाइक नहीं किया तो इसको लाइक कर दें। ये कहानी निसार साहब की कहानी है और ये 2003 उस दौर की कहानी है जिस दौर में ये फेडरल एरिया संगम ग्राउंड के पास एक पान का केबिन लगाया करते थे। ये बताते हैं मेरा जो केबिन था वो उस ग्राउंड के एग्जैक्टली सामने की तरफ मौजूद था। अगर आप गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में आमतौर पे रात के 2-3 बजे तक मैं अपनी शॉप को ओपन रखा करता था। लेकिन जहाँ तक सर्दियों का ताल्लुक है तो जैसे जैसे रात बढ़ती थी यानी कि रात के 12-1 बजे का टाइम होता था तो मैं अपने सामान को समेट के अपनी दुकान को बंद करने लग जाया करता था। जाहिर सी बात है, एक तो रात में सर्दी होती थी, दूसरी बात ये कि इतने ज़्यादा कस्टमर मौजूद नहीं होते थे और जहाँ पे मेरा पान का केबिन मौजूद था वहाँ पे कोई सरकारी लाइट या इस तरह की मज़ीद रोशनी का इंतज़ाम भी नहीं था। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं सामान समेट रहा था और सामान समेटने के बाद मेरी आदत थी जहाँ पे मेरा पान का केबिन मौजूद था उसके अतराफ़ में मैं झाड़ू दे के फिर इसको बंद किया करता था। जाहिर सी बात है, ये मेरी रोज़ी रोज़गार था और अगर मैं इसको इज़्ज़त नहीं देता तो यकीनन मेरे रोज़गार में बरकत नहीं होती। खैर, मैं झाड़ू दे रहा था और झाड़ू देते देते एकदम से जब मेरी नज़र ग्राउंड की एंट्रेंस पे या ग्राउंड की तरफ पड़ी तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ वहाँ से एकदम से मेरी शॉप की तरफ आया है। ये जो कुछ हुआ था ये कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर हुआ था, यानी कि मैं उस शख्स को देख भी नहीं पाया और वो मेरा ख्याल है कि 2 या 3 सेकंड के अंदर अंदर ग्राउंड के गेट की तरफ से एकदम से मेरे केबिन की तरफ बढ़ा। लेकिन हैरान कुन बात ये थी कि मुझे बाज़ाब्ता बाकायदा नज़र आने के बावजूद वो ऐसा लगा जैसे एकदम से गायब हो चुका है या केबिन के पास आने के बाद मैं उसको देख नहीं पा रहा हूँ। एक अजीब कन्फ्यूजन थी। यकीनन कोई ना कोई चीज़ तो थी, कोई ना कोई शख्स ज़रूर था जो वहाँ से बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ इस तरफ आया था। लेकिन अल्लाह जाने उस शख्स को ज़मीन निकल चुकी थी या फिर आसमान खा चुका था। खैर, मैंने दोबारा से झाड़ू देना शुरू की और मुझे अच्छी तरह याद है कि झाड़ू देते देते मुझे ऐसा लगा मेरे लेफ़्ट साइड पे, यानी जहाँ पे मेरा केबिन मौजूद था उससे लेफ़्ट साइड पे कोई आके खड़ा हो चुका है। मेरा जो ध्यान था वो झाड़ू की तरफ था और कॉर्नर ऑफ द आई से मुझे बाकायदा किसी के होने का और सफ़ेद कलर के लिबास में होने का एहसास हो रहा था। अब तक मेरा यही ख्याल था कि शायद कोई कस्टमर है जो एकदम से यहाँ पे आया हो और केबिन के पीछे की तरफ चला गया हो और फिर उसे जब याद आया हो तो वो दोबारा से सिगरेट या पान लेने के लिए मेरे केबिन की तरफ बढ़ता चला आया हो। अब तक जो ख्यालात थे, जो मेरा तजुर्बा था, जो मुझे लग रहा था वो ऐसा ही था। लेकिन जैसे ही मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके लेफ़्ट साइड पे यानी उस तरफ देखना शुरू किया कि जिस जगह पे वो शख्स मुझे कॉर्नर ऑफ द आई से दिखाई दे रहा था, तो वाकई में जब मेरी नज़र उसके पाँव से उसके सर की तरफ पड़ी तो कुछ अजीब सा इसका हुलिया था। इसने एक टूटी फूटी चप्पल पहन रखी थी। इसके जो कपड़े थे वो बज़ाहिर सफ़ेद कलर के कपड़े थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि काफ़ी सालों से, काफ़ी अरसे से उसने इस लिबास को पहन रखा हो। आप यकीन करें कि जब मैं नीचे से देखना शुरू करता हूँ और एग्जैक्टली जब मेरी नज़र उस शख्स के मुंह की तरफ पड़ती है तो जो मंज़र मेरी आंखों के सामने मौजूद था, आप कह सकते हैं कि मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक तरीन मंज़र था। मैंने देखा कि एक ऐसा शख्स जिसके चेहरे पे आंखें मौजूद नहीं हैं और उसका जो चेहरा है ऐसा लग रहा था जैसे सफ़ेद कलर का या फिर येलोइश टाइप का चेहरा है। कुछ अजीब सी शैतानी सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पे मौजूद थी, जैसे कि बावजूद इसके कि उसकी आंखें मौजूद नहीं हैं लेकिन वो मुझे प्रॉपरली सही तरह से देख पा रहा हो। अजीब बात ये थी कि वो जिस तरह मुस्कुरा रहा था, मुस्कुराते मुस्कुराते जो मुझे उसके होंठों के दरमियान उसके दांत नज़र आ रहे थे,
ऐसा लग रहा था जैसे उसके दांत तकरीबन 2 या 3 इंच के दांत हैं और बहुत ज़्यादा लंबे, बहुत ज़्यादा पतले, या आप नोकीले दांत भी इनको कह सकते हैं। आप मुख्तसरन ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही खौफनाक शक्ल का हामिल आदमी था जो कि मेरे लेफ़्ट साइड पे मौजूद था। और अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा यहाँ से हिलना, यहाँ से मूव करना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। मुझे अंदाज़ा तो था, मैंने इस इलाके के बारे में, इस एरिया के बारे में, ख़ास तौर पे इस ग्राउंड के बारे में बहुत सारे किस्से, बहुत सारी कहानियाँ सुन रखी थी। लेकिन शायद आज वो वक्त था कि ये कहानी, ये किस्सा मेरे साथ खुद ब खुद पेश आया, और वो भी ऐसे वक्त में पेश आया जब मेरे साथ कोई भी मौजूद नहीं था। या आप कह सकते हैं कि मेरे अतराफ़ में भी किसी भी किस्म की रोशनी या कोई इस तरह का आदमी नज़र नहीं आ रहा था कि जिसको देख के मैं मदद के लिए पुकार सकूं। खैर, अल्लाह जानता है कि मैंने जैसे तैसे अपने आसाब पे काबू रखा। जो मेरे हाथ में झाड़ू मौजूद थी वो मैंने एकदम से उसकी तरफ फेंकी। मुझे नहीं पता कि मैंने ये जो भी हरकत की ये सही थी या गलत थी, लेकिन जैसे ही मैंने ये झाड़ू उस शख्स की तरफ दे मारी तो मैंने फ़ौरन से अगले ही लम्हे आयतल कुर्सी की तिलावत शुरू कर दी। आप यकीन करें कि पहली बार, दूसरी बार और फिर तीसरी बार जब मैंने मुसलसल आयतल कुर्सी की तिलावत की तो मेरी जो नज़रें थीं मुसलसल ज़मीन की तरफ या बैक साइड की तरफ थीं, और मैं सीधा अपने केबिन से आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। खैर, अल्लाह जानता है कि मैं कुछ मज़ीद आगे आया तो मुझे दूर से एक गाड़ी आती हुई दिखाई देने लगी। अच्छी बात यह थी कि ये जो भी गाड़ी थी, जब ये मेरे बहुत ज़्यादा करीब आई तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई पुलिस मोबाइल है जो कि यहाँ पे किसी नाके की वजह से या किसी भी वजह से आई हो। खैर, जब वो पुलिस मोबाइल यहाँ पे आई तो पुलिस मोबाइल के आने के बाद मैंने उधर जो पुलिस वाले मौजूद थे उनसे कहा कि इस तरफ एक इस तरह का आदमी मौजूद है जिसकी ना सिर्फ आंखें मौजूद नहीं हैं बल्कि उसका जो चेहरा है वो बहुत ही खौफनाक चेहरा है। अब ये सुनने के बाद वहाँ पे जो भी पुलिस वाले मौजूद थे वो कहने लगे कि ये बड़ी नॉर्मल सी बात है, इस एरिया में, ख़ास तौर पे इस ग्राउंड में इस तरह की मखलूक़ात को बहुत सारे लोगों ने अपनी आंखों से विटनेस किया है। आप कोशिश किया करें कि अपने केबिन को या जो भी आपकी पान की शॉप है इसको रात को 12 बजे से पहले पहले बंद कर दें, और बंद करने के बाद अपने घर की तरफ रवाना हो जाएं। यह स्टोरी हमें नसीम साहब ने नूरियाबाद से शेयर की है। ये बताते हैं कि बेसिकली इनकी जो पैदाइश है या इनका जो आबाई घर था वो नूरियाबाद के अंदर मौजूद था, लेकिन 2007-2008 में जब ये महज 19 या 20 साल के थे तो घर के जो हालात थे वो इस कदर ख़राब थे, इतनी परेशानियां थीं कि इनको ना सिर्फ अपने घर से बाहर निकलना पड़ा बल्कि कमाने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी। ये बताते हैं कि शुरू में इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, बहुत ताल्लुकात लड़ाए, तब कहीं जाके एक सीएनजी स्टेशन पे जो कि नूरियाबाद के हाईवे पे मौजूद था वहाँ इनको जॉब मिली। ये बताते हैं कि वहाँ पे जो इनके ड्यूटी आवर्स थे वो 24 आवर्स के थे, यानी 24 घंटे की ड्यूटी थी, उसके बाद 24 घंटे की छुट्टी थी। यानी अगर आप एवरेज निकालें तो रोज़ाना 12 घंटे इनको काम करना होता था, और अक्सर ऐसा होता था कि दोपहर के 2 बजे से अगली दोपहर 2 बजे तक इनकी शिफ्ट हुआ करती थी। ये बताते हैं कि जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरा ख्याल है कि नवंबर का महीना चल रहा था, और नूरियाबाद की अगर आप बात करें तो सर्दी होना शुरू हो चुकी थी। अब जाहिर सी बात है, हम लिमिटेड रिसोर्सेज वाले लोग थे, तो मेरी कोशिश यही होती थी कि जहाँ पे मैं ड्यूटी कर रहा हूँ वहाँ पे जब भी मुझे एक्स्ट्रा ड्यूटी मिले या 2-2 दिन अगर एक साथ जॉब भी करनी पड़े और उसके अवज़ अगर मुझे कुछ पैसे मिल जाएं तो मैं ऐसी ड्यूटी को अंजाम दिया करता था। तो वैसे ही मुझे याद है कि मुझे ज्वाइन किए हुए शायद 1 या 1.5 महीना गुजरा होगा और दिसंबर का महीना शुरू हो चुका था। रात के तकरीबन 3-3:30 बजे का टाइम था और मैं अपने सीएनजी स्टेशन पे मौजूद था। अब ये जो हमारा सीएनजी स्टेशन था ये ना सिर्फ हाईवे पे मौजूद था बल्कि इस सीएनजी स्टेशन के सामने, या आप कह सकते हैं कि फ्रंट साइड पे एक छोटी सी टक शॉप मौजूद थी। अक्सर ऐसा होता था कि कुछ लोगों को भले सीएनजी ना भी डलवानी हो तो उस टक शॉप की वजह से लोग आते जाते रहा करते थे। ख़ास तौर पे अगर आप सर्दियों की बात करें तो इस टक शॉप की वजह से हमारे जो सीएनजी स्टेशन है वहाँ पे रौनक हुआ करती थी। लेकिन मैं पिछले 2-3 दिन से नोट कर रहा था कि जैसे जैसे सर्दी बढ़ती चली जा रही है
वैसे वैसे लोग तरजीह देते हैं कि रात के औकात में ख़ास तौर पे इस हाईवे की तरफ सफ़र ना करें। वैसे ही एक रात, जिस रात की ये बात है, 3 बजे का टाइम था और मैं अपने सीएनजी स्टेशन पे बैठा हुआ था। काफ़ी देर हो चुकी थी, ना ही कोई गाड़ी आई थी और ना ही लग रहा था जैसे कोई गाड़ी आने वाली है। अब जाहिर सी बात है, जब आपके पास काम ना हो तो आप बैठ जाया करते हैं और बैठने की वजह से आपको अक्सर नींद आने लगती है। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं जहाँ पे बैठा हुआ था वहाँ से मुझे जो सामने का हिस्सा है जहाँ पे हाईवे मौजूद है वो नज़र आ रहा था। और ना सिर्फ वो नज़र आ रहा था बल्कि उसकी बैक साइड पे जहाँ पे दरख्त और झाड़ियाँ मौजूद थी वो हिस्सा भी वाज़े तौर पे देखा जा सकता था। अभी जब कि मैं उस तरफ देख ही रहा था, देखते ही देखते मुझे ऐसा लगा कि उन झाड़ियों के दरमियान से एक औरत और एक बच्चा, जो कि मुश्किल से 8 या 9 साल का होगा, ना सिर्फ रोड के सामने आ गए, बल्कि अजीब बात यह थी कि दोनों माँ और बेटे कुछ अजीब तरह से मेरी तरफ देख रहे थे। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन औरत है, ये कौन बच्चा है जिनको मैं नहीं जाना करता। उसके बावजूद ये मुसलसल मेरी तरफ देखते चले जा रहे हैं। हैरान कुन बात ये थी कि ये जो औरत थी और ये जो बच्चा था, ये लोग, ऐसा लग रहा था जैसे गांव के लोग हैं। इनके जो कपड़े थे वो फटे पुराने कपड़े थे और अजीब बात ये थी कि दोनों नंगे पैर उस रोड पे मौजूद थे। काफ़ी देर तक, यानी तकरीबन 6 या 7 मिनट तक मैं मुसलसल ऑब्ज़र्व करता रहा। वो औरत और वो बच्चा मुसलसल मेरी तरफ देख रहे थे। मुझे बड़ी हैरानी थी। मैं गौर कर रहा था कहीं दूर की कोई कज़न, कोई खाला, कोई रिश्तेदार तो नहीं है। लेकिन लाख कोशिश के बावजूद ना ही मेरे जहन में आ रहा था और ना ही मुझे लग रहा था जैसे जो औरत और बच्चा हैं मेरे जानने वाले हैं। इसी दौरानिए में जबकि मैं उनके ऊपर गौर कर रहा था, लेफ़्ट साइड की तरफ से एक बहुत बड़ा ट्रक, जिसे आप डंपर भी कह सकते हैं, बहुत ही तेज़ रफ्तारी के साथ एकदम से उन औरत और बच्चे के सामने आया और ऐसा लगा कि वो जो ट्रक या डंपर है वो इस औरत और बच्चे को कुचलता हुआ आगे बढ़ गया है। अब पहला इंप्रेशन यही था जैसे वो जो औरत और बच्चा वहाँ पे खड़े हुए थे, यकीनन ये जो डंपर वाला था, ये दोनों उसको नज़र नहीं आए। अब जो भी होगा देखा जाएगा। खैर, मैं जल्दी से खड़ा हुआ और जैसे ही मैं खड़ा हुआ और मैंने सोचा कि मैं वहाँ जाता हूँ, देखता हूँ कोई ना कोई खून या इस तरह की चीज़ मौजूद होगी, या फिर हो सकता है कि जो औरत और बच्चा मुझे नज़र आ रहे थे, यकीनन इनकी जो डेड बॉडीज़ हैं वो वहीं पे मौजूद होंगी। लेकिन आप यकीन करें, जब मैं खड़ा हुआ और खड़ा होने के बाद जैसे जैसे मैंने आगे बढ़ना शुरू किया, तो उस हिस्से पे जहाँ पे वो औरत और बच्चा खड़े हुए थे, अब वहाँ पे ना ही कोई उनकी निशानी मौजूद थी और ना ही वहाँ पे खून या उनकी बॉडीज़ मौजूद थी। समझ नहीं आ रहा था कि कुछ देर पहले एक औरत, एक बच्चा जिनके ऊपर डंपर चढ़ा है, ना ही वो डंपर वाला रुका है और ना ही उस औरत और बच्चे की बॉडीज़ नज़र आ रही हैं। अब जैसे ही मैं मज़ीद आगे बढ़ा तो जो भी मेरा सुपरवाइज़र था उसने मुझे पीछे से आवाज़ दी और वो कहने लगा कि भाई साहब, क्या हो गया, तुम इतनी रात में वहाँ पे कहाँ जा रहे हो। जैसे ही उसने इस तरह से कहा तो मैंने उसको इशारा दिया। मैंने कहा कि सामने एक औरत और एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है। वो मुझे कहने लगा कि तुम वहाँ जाने से परहेज़ करो और वापस यहाँ पे अपने स्टेशन पे आ जाओ और जो तुम्हारा काम है बस वो करो। उसने बहुत ही रूडली तरीके से, बहुत रफ तरीके से मुझे ना सिर्फ डांटा था बल्कि मुझे रिस्ट्रिक्ट किया था कि मैं वहाँ पे जाने से परहेज़ करूँ। मुझे नहीं पता कि इसके पीछे क्या वजह थी, क्या रीज़न था, लेकिन उसके इस एटीट्यूड की वजह से एकदम से मेरा दिल ख़राब हो गया और मैं वापस आके उसी जगह बैठ गया जहाँ पे अब से कुछ देर पहले मैं बैठा हुआ था। इसी तरह तकरीबन आधा या पौन घंटा मज़ीद गुजरा और मुसलसल मेरे जहन में चल रहा था कि आखिर ये कौन औरत थी, कौन बच्चा था जिनका एक्सीडेंट भी हुआ और उसके बावजूद उनकी बॉडीज़ वहाँ पे मौजूद नहीं थी। खैर, कुछ देर के बाद जब वो जो सुपरवाइज़र था, या जिसे आप मैनेजर भी कह सकते हैं, वो मेरे पास खुद ही आया और मुझसे प्यार से बात करने लगा। वो कहने लगा कि भाई, जो कुछ तुम्हें नज़र आया था या जो कुछ तुमने देखा था, इस तरह के वाक़यात हर दूसरे दिन हम लोग देखा करते हैं और ये कोई यहाँ पे नई बात नहीं है। अब मुझे लगा कि जिस तरह से मुझसे बात कर रहा है या जो मुझे समझाना चाह रहा है, बेसिकली ये कहना चाहता है कि इस हिस्से में, इस हाईवे पे हर रोज़ एक्सीडेंट हुआ करते हैं। तो मैंने कहा कि हाँ, ऐसा है, हर दूसरे दिन यहाँ पे एक्सीडेंट होते होंगे और शायद आपको आदत होगी, आप देखते रहते होंगे। तो ये सुनने के बाद वो मुस्कुराने लगा
और कहने लगा कि भाई मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये जो हिस्सा तुम्हें नज़र आ रहा है, जिस हिस्से में तुम्हें वो औरत और बच्चा दिखाई दिए थे, ये औरत और बच्चा तकरीबन जितना भी हमारा स्टाफ है, ख़ास तौर पे यहाँ पे जो टक शॉप पे लोग काम किया करते हैं, इन तमाम लोगों ने उस औरत उस बच्चे को अक्सर सर्दी वाले दिनों में यहाँ पे खड़े हुए देखा है। वैसे ही हमारे सामने उनका एक्सीडेंट हुआ करता है, लेकिन अजीब बात यह है कि एक्सीडेंट होने के बाद ना ही उनकी बॉडीज़ नज़र आती हैं, ना ही वो लोग नज़र आते हैं, और ना ही जो ट्रक लेके या गाड़ी लेके वहाँ से गुजर रहा होता है उसको कभी वो औरत और बच्चा नज़र आया करते हैं। तो जो कुछ तुमने देखा था ये सरासर हकीकत नहीं था, और इस तरह के जो भी मनाजिर हैं वो हमारे साथ साथ तुम भी अब देखने लगे हो। मुझे बड़ी हैरानी थी और मैं सोच रहा था कि आखिर ये जो भी बातें कर रहा है क्या ये हकीकत हैं या सरासर ये कोई स्टोरी बना के मुझे समझाना चाहता है। खैर इसी तरह टाइम गुजरता गया, और टाइम गुजरते गुजरते तकरीबन मुझे 1 से 1.5 साल वहीं पे गुजर गया। और अजीब बात ये थी कि मेरे अलावा जितने भी लोग यहाँ पे आया करते थे, यानी कि मेरे बाद जितने भी लड़के यहाँ पे नए आए थे और उन्होंने यहाँ पे आके काम करना शुरू किया था, आप यकीन करें तमाम के तमाम लड़कों ने, हम सब ने वही सेम मनाजिर सरासर देखे थे। और ऐसे ही होता था कि वो बच्चा और वो औरत सामने सामने कुचले जाते थे, लेकिन बाद में ना ही उनकी कोई निशानी मिला करती थी और ना ही उनकी डेड बॉडीज़ नज़र आया करती थीं। यानी जो कुछ हमें नज़र आता था वो सरासर आंखों का धोखा था। अब इसी तरह जब 2009 या 2010 स्टार्ट हुआ, मेरा ख्याल है कि जनवरी के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में मैं वैसे ही जाग रहा था। रात के तकरीबन 3-3:30 बजे का टाइम था, और इत्तफाक से दूर दूर तक ना ही कोई कस्टमर मौजूद था और ना ही किसी कस्टमर के आने का इम्कान लग रहा था। इसी दौरानिए में इत्तफाक से जब मेरी नज़र उस टक शॉप पे पड़ी तो मैंने देखा कि टक शॉप के ऊपर ताला लगा हुआ है। हो सकता है इसका जो मालिक था या यहाँ पे जो लड़के काम किया करते थे किसी भी वजह से बाहर गए हुए हों। खैर मैंने उस टक शॉप को देखने के बाद दोबारा से रोड की तरफ देखना शुरू किया, और जब कुछ देर के बाद दोबारा से मेरी नज़र उस टक शॉप पे पड़ी तो मैंने देखा कि वही औरत और वही बच्चा जो अब से कुछ अरसे पहले मुझे नज़र आए थे, जो आमतौर पे इस हाईवे पे नज़र आया करते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों टक शॉप के अंदर मौजूद हैं और शीशे के अंदर की तरफ से मुसलसल मेरी तरफ देख रहे हैं। ये जो कुछ मैंने देखा था सरासर हकीकत था। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं मुकम्मल तौर पे सेंसेस में था और किसी भी तरह इस बात को वहम या फिर मेरा ख्याल करार नहीं दिया जा सकता था। मैंने जितने अरसे उस सीएनजी स्टेशन पे जॉब की, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने मुतादिद बार उस औरत को और उस बच्चे को वहाँ पे देखा। अब मुझे नहीं पता कि वो स्टेशन वहाँ पे मौजूद है या मौजूद नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर पता है कि वो जो औरत है वो यकीनन ज़रूर नज़र आया करती होगी।